हाँ नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट अपनी साइंस है। दिनांक आप जानते ही। बात करते हैं सर्वप्रथम अपन आज फसल की। इसके फसल के बारे में आप सभी जानते ही। फसल तो अपन सभी लोग करते ही है और सभी जानते भी हैं कि फसल क्या है। जैसे मान ले धान है या फिर गेहूं है या फिर कुछ और ही हो जाए या फिर कुछ और ही हो जाए। परिभाषा की बात करें तो एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिन्हें फसल कहते हैं। सभी जानते हैं फसल मुख्य रूप से दो प्रकार, फसल के मुख्य प्रकार दो और सामान्यतः तीन प्रकार, जो कि बात करेंगे अपन खरीफ, साथ ही साथ रबी और तीसरी है वो जायद, जो कि अपने कोर्स से बाहर है। 8वीं के कोर्स में ये दो ही है, रबी और रबी, खरीफ और रबी। हाँ, लेकिन आज साथ ही साथ इस जायद को भी पढ़ लिया जाएगा। जो जायद है उसके वो क्या करते हैं, जो ये दो फसलें होती है इनसे जस्ट पहले जो बोई जाती है, मुख्यतः ये जल्दी तैयार होती है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून या फिर सितंबर, अक्टूबर। यह फसल मात्र 2 महीने या 3 महीने में तैयार हो जाती है। जैसे बात करें ककड़ी की, जैसे ककड़ी होती है वो 2-3 महीने के तो क्या हो जाती है, तैयार। हाँ, बात करेंगे एक खरीफ की फसल। परिभाषा के तौर पे देखें तो जो फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जो फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जिन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल कहा जाता है। महीने की बात करें तो जून से सितंबर, महीने की पूछे जून से सितंबर। हाँ, पहले पूछे खरीफ की फसल कौन से महीने में उगाई जाती है, तो आपको सीधा से बता देना है, जून से लगा के सितंबर। हाँ, उदाहरण की बात करें, सोयाबीन है, धान है, मक्का है, इत्यादि कई सारे हो सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना। जैसे बात करें खरीफ की परिभाषा की, तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो क्या है, खरीफ की फसल है। महीने का पूछे, यदि महीने का पूछ रहा है तो मानना है जून से सितंबर, महीने की पूछे तो जून से सितंबर। उदाहरण का मान ले तो सोयाबीन है, धान है बाजरा, जो अपनी भाषा में बाजरी होती है ना। हाँ, वही बाजरी कौन से महीने में बोई जाती है, जून से लगा के सितंबर। हाँ, हो गया क्लियर, फाइनल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रबी की फसल, जो कि शीत ऋतु में बोई जाती है, हाँ, दूसरी फसल है अपनी रबी की फसल। जो फसल जो शीत ऋतु में बोई जाती हो उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। जो फसल बात करें महीने की, तो अक्टूबर से लगा के अक्टूबर से लगा के मार्च तक
जैसे कि गेहूं, मटर, गेहूं और मटर इत्यादि कई सारे हो सकते हैं, इत्यादि कई सारे हो सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए रबी की फसल के जो उदाहरण है वो दें, तो आपको उदाहरण के तौर पे क्या देना है? गेहूं है, मटर है। और यदि महीने की बात करें तो अक्टूबर से लगा के मार्च तक, अक्टूबर से लगा के मार्च तक। और परिभाषा तो बिल्कुल सरल है, जो कि शीत ऋतु या सर्दियों की ऋतु में बोई जाने वाली फसल, सर्दियों की ऋतु, हाँ शीत ऋतु, सर्दियों की ऋतु। हो गया क्लियर? अपना अगला टॉपिक है जो जायद की फसल है, जायद की फसल जो कि अपने टॉपिक से बाहर की, जो कि अपने टॉपिक के हाँ जायद की फसल तीसरा पॉइंट है। जायद की फसल जो कि मुख्य फसल यानी खरीफ और रबी की जो है फसल है वो मुख्य फसल है। हाँ मुख्य फसल के बीच में अथवा उनसे पहले अपेक्षाकृत लघु समय में, अपेक्षाकृत लघु समय में उत्पन्न हो जाती है, उन्हें लघु समय में उत्पन्न हो जाती है, उन्हें जायद की फसल कहा जाता है। बात करें कटाई की, अप्रैल से लगा के मई तक। बात करें बुआई की तो जनवरी से लगा के मार्च, फरवरी से लगा के मार्च। हाँ बुआई की बात करें तो फरवरी और मार्च तक, फरवरी से लगा के वो मार्च तक याद रखना। उदाहरण की बात करें अलसी है, उदाहरण की बात करें जैसे उदाहरण की बात करें खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, कपास है, जूट है, इत्यादि कई प्रकार के हो सकते हैं, इत्यादि जो कि अप्रैल से मई तक जिसकी बुआई और फरवरी और मार्च में क्या हो जाए, फरवरी और मार्च में बुआई हो जाए, अप्रैल से मई तक क्या हो जाए, कटाई भी। हाँ मात्र 2-3 महीने में वही क्या है, जायद की फसल है। हाँ अगला टॉपिक रहेगा आधारित फसल पद्धतियां। आधारित फसल पद्धतियां जो कि 7 है, जो कि अपने किताब में 1.1 से लगा के 1.9 तक चलती है, 1.1 से लगा के 1.9 तक, जो कि क्या है, फसल की पद्धतियां है। हाँ मान ले इसके परिभाषा मान ले फसल उगाने से लेकर उसकी कटाई की प्रक्रिया फसल पद्धति है। पहले पॉइंट की बात करें मिट्टी तैयार करना, मैंने मिट्टी को उलटना पलटना या पोला करना,
पोला करना, ये एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें मिट्टी को उल्टा और पलटा तथा पोला किया जाता है, पोला किया जाता है। इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है? पोला। और मिट्टी को एक परिभाषा और है जो जुताई, क्या जुताई, हाँ, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने को जुताई कहा जाता है, जुताई कहा जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। इसके अंदर काम आने वाले औजार, बात के औजार जैसे हल है, कल्टीवेटर है, दराती है, सॉरी दराती नहीं है, कुदाली है, जैसे इस प्रकार से। और जैसे पाटल है, जो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ढेले होते हैं ना, उसको तोड़ने के लिए पाटल, हाँ। जैसे बात कर रहे हैं हल की, जो कि एक लकड़ी का बना होता है, हल है वो एक लकड़ी और एक मजबूत लोहे की पट्टी लगी रहती है जिसको हल सेफ्ट कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? हल सेफ्ट, हाँ। एक जो मजबूत लोहे की पट्टी बनी रहती है, क्या तो लोहे की एक मजबूत पट्टी बनी रहती है, तो ऐसे बनती है, उस पट्टी का नाम है हल सेफ्ट, क्या हल सेफ्ट, हाँ, हो गया। बात करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में सभी जानते हैं। इस चीजें अपने और समय और श्रम दोनों की बचत भी होती है, समय और श्रम, समय और श्रम दोनों की क्या होती है? बचत। और ये एक साधन है वो किसके पीछे? ट्रैक्टर के पीछे चलाई जाने वाली जो ये कृषि पद्धति के औजार है, ये औजार ट्रैक्टर के पीछे ही चलता है। बात करते हैं पाटल। पाटल जो कि पहले एक लकड़ी का बना रहता था, जो कि पहले एक लकड़ी का बना रहता था, जो कि बैलों द्वारा उसके गर्दन पे टिका के इसको खींचा जाता था, जो कि बड़े बड़े जो ढेले बने होते थे उसको तोड़ दिया जाता था। लेकिन आज के समय की बात करें तो कई प्रकार के औजार आ चुके, जैसे बिजली का पोल है या खंबा, जो भी उसको जो कल्टीवेटर होता है, जो कल्टीवेटर उसके नीचे बांध दिया जाता है, और जैसे ही कल्टी चलती है, हाँ, जैसे ही यहाँ बांधा हुआ है, क्या यहाँ बांधा हुआ है, जैसे कल्टी चलती है पीछे पीछे चलता जाता है, और इसको जो है वो जो अंदर बड़े बड़े जो ढेले बने हुए होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है। और कुदाली, जिससे क्या, हाँ, निदान, हाँ, निदान होता है ना, उसको जैसे मिट्टी को पोला करना है, मिट्टी को पोला करना, हो गया क्लियर। मिट्टी को पोला करने के लिए कुदाली का ही उपयोग करते हैं, जो कि खरपतवार हटाने के समय किया जाता है। खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है, हो गया। हाँ, दूसरा चरण है बुआई। मतलब बाजरे बोई, बाजरे बोना, बाजरा होता है ना, उसको बोलते हैं ना, जो कि बुआई है। क्या है बुआई? परिभाषा पूछ ले तो तेरा मिट्टी में बीजों को
बोना, बीजों को बोना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है विक्रम सिंह? बुआई। हाँ, क्या बुआई। जिसके तहत, इसके तहत स्वस्थ बीजों का चयन करना अति आवश्यक है। चयन करना अति आवश्यक है। इसके तहत स्वस्थ बीजों का चयन, स्वस्थ बीजों का चयन करना अति आवश्यक है। आप सब जानते हैं स्वस्थ बीजों का चयन है वो कैसे किया जाता है, लेकिन आगे के लोगों को पता ही नहीं है। कई बार मैंने देखा है, लेकिन बिल्कुल एक सरल विधि है, बिल्कुल एक सरल विधि है। एक बर्तन लेना है, एक बर्तन लेना है, हो गया, जो कि यहाँ तक आधा पानी से भर देना है। इससे पानी से भर दिया। अब एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालने, क्या यहाँ एक मुट्ठी जो गेहूं के दाने डालने डाल दिए, हो गया। जैसे ही 5-10 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ दे, हिला के 5-10 मिनट के लिए इसे खुला छोड़ देना है हवा में। देखते हैं क्या होता है। अपन जैसे ही 10-15 मिनट के अंदर वापस आके इसको देखते हैं तो कुछ बीज है वो या पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और बाकी वाले जो पेंदे में जमा हो जाते हैं, पेंदे के अंदर जमा हो जाते हैं। जो बीज है वो बिल्कुल स्वस्थ है और जो ऊपर हवा में तैर रहे हैं, जो पानी के ऊपर हवा में तैर रहे हैं, वो मतलब खोखले बीज है। क्या खोखले बीज है? वो कभी स्वस्थ बीज थे ही नहीं और होंगे भी नहीं। और ऐसे बीजों को बोना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर किसान को आत्महत्या करने में भी मजबूत होना पड़ सकता है। इसीलिए स्वस्थ बीजों की जो हस्त द्वारा चयन प्रक्रिया वो मैंने आपको बता दी। बुआई के समय काम आने वाले औजार, जो कि पहला कीप यंत्र, हाँ, जो कि कीमे की साइज का होता है, जो कि हाँ यहाँ से पाइप लगी रहती है, क्या कीप यंत्र, हाँ। और दूसरा ड्रिप तंत्र, क्या ड्रिप तंत्र, हो गया। या फिर बात करें ड्रिप तंत्र को निकाल के, जैसे सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, कीप तंत्र, कीप यंत्र और सीड यंत्र या सीड ड्रिल, कीप यंत्र या सीड ड्रिल। जैसे कीप यंत्र के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि परिभाषा की बात करें तो बीजों की बुआई में काम आने वाला परंपरागत औजार, बीजों की बुआई में काम आने वाला परंपरागत औजार है जिसे कीप यंत्र कहा जाता है, कीप यंत्र कहा जाता है। जो कि इसके एक जो ये नली लगी हुई है, यहाँ से बीज डालते हैं तो धीरे 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 करके यहाँ से मिट्टी को हटा के इसको अंदर डालते हैं, जो कि गहराई तक नहीं जाते, गहराई तक नहीं जाते। इसे चिड़िया आसानी से निकाल भी सकती है, लेकिन सीड ड्रिल में ऐसा नहीं है, सीड ड्रिल में ऐसा नहीं है। ये एक ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाने वाला औजार है, ये एक ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाने वाला औजार है, जो कि बीजों को समान दूरी व गहराई तक मिट्टी को हटाकर डालता है, जिसे पक्षी भी
आसानी से नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। वो क्या है? सेट्रिल। क्या? सेट्रिल हो गया। तीसरा पॉइंट है खाद्य और उर्वरक। खाद्य और उर्वरक, हाँ, एक मानव द्वारा निर्मित और दूसरा प्रकृति के द्वारा। एक मानव द्वारा और दूसरा प्रकृति के द्वारा। बात करें खाद्य और उर्वरक, ये मानव द्वारा निर्मित है। ये पदार्थ एक मानव द्वारा निर्मित है। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है। पदार्थ है जिसे अवशिष्ट पदार्थ या जैसे नीम की पत्तियां है या फिर कुछ और एक कूड़ा कचरा है, जिसको एक गड्ढे के अंदर डालते हैं तो अंदर केंचुए उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि किसानों के मित्र है। किसानों के मित्र केंचुए, हाँ, किसानों के मित्र है केंचुए। साथ ही साथ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो उत्पन्न होके इसको वो एक खाद्य में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बात करें गोबर है, जो कि कई दिनों तक का एक जगह पड़ा रहता है, धीरे धीरे केंचुए हो जाते हैं और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण वो उसकी उर्वरता क्षमता है वो ज्यादा होती है। लेकिन उर्वरक में ऐसा कुछ नहीं होता। उर्वरक से अपने खेत का लॉस ही हो रहा है। उर्वरक से अपना खेत का जो है वो लॉस ही होगा, फायदा होने वाला नहीं। और ये बात करें खाद और उर्वरक की, ये दोनों समान मात्रा में डालना चाहिए। जितना खेत को जरूरत है उससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं कम डालना चाहिए। साथ ही साथ जैसे उर्वरक को डाल दिया जाता है पीछे पानी देना जरूरी है। और खाद के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें पानी कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उर्वरक के अंदर वो पानी जल्दी देना पड़ता है। जैसे ही डाल दिया आधे घंटे के अंदर अंदर ही पानी देना पड़ता है। बात करें उर्वरक के, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इसका उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, पोटास हो गया, पोटास हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया। यहाँ पे बात करते हैं खाद की, जो कि खेतों में बनाई जाती है। खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। इसके अंदर पादप पोषक की बात करें, पादप पोषक की बात करें जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इसकी मात्रा कम होती है। इसकी मात्रा कम होती है, यानी कि न के बराबर, यानी कि न के बराबर, बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही कम। जैसे बात करें उर्वरक की, ये एक रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ, जिसका निर्माण है वो बिल्कुल एक फैक्ट्री में होता है, जो कि एक मानव के द्वारा ही होता है, जो कि एक मानव के द्वारा ही होते हैं। इसकी जो हानि की बात करें, जल प्रदूषण भी होता है और खेत में उर्वरता की भी कमी आती है। खेत में उर्वरता की भी कमी आ जाती है। ये दो इसकी हानियां। बात करें खाद की, बात करें खाद की,
स्तर को बनाए रखता है, जिसे खाद कहा जाता है। जैसे एक नोट लगा देता हूं, खाद उर्वरक को खेत में आवश्यकता अनुसार डालना चाहिए। आवश्यकता अनुसार डालना चाहिए। खाद हो या उर्वरक खेत में आवश्यकता अनुसार डालना चाहिए, जो कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। बात करें खाद की, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद वो क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। जैसे खाद बनाने की बात करें, जैसे खाद बनने की बात करें, खाद कैसे बनाया जाता है? तो एक गहरा गड्ढा डाल दिया जाता है, जिसमें अवशेष पदार्थ या गोबर या पत्तियां वो डाला जाता है, और केंचुए उत्पन्न होते हैं या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, जिसकी सहायता से वो खाद है वो बनता है। जिसकी सहायता से वो खाद है वो क्या बन जाता है? अपना एक रहता फसल चक्र, जो कि ये भी खाद और उर्वरक के साथ आता है। फसल चक्र जो कि जैसे कोई फसल है, जैसे मान लिया ये धान है, धान है, नेक्स्ट मंथ जैसे अगली फसल होगी उसमें वापस धान नहीं लगाना चाहिए। वापस धान है वो नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फसल बिल्कुल ही कम होती है। जैसे यहाँ से धान लगा लिया, उसके बाद एक बार गेहूं कर दिए या सरसों कर दिया, उसके बाद वापस धान करते तो फसल है वो खेतों के अंदर अस्सी होती है, जिसको फसल चक्र कहा जाता है। यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल का बोना, एक फसल के बाद दूसरी फसल का बोना फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है। परिभाषा के तौर पे एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोना फसल चक्र कहलाता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल का बोना फसल चक्र कहलाता है। जैसे बाजरे के बाद या धान के बाद गेहूं का बोना, या फिर गेहूं के बाद सरसों का बोना, या सरसों के बाद धान का बोना, जो भी माने आप, लेकिन चेंज करना जरूरी होता है, नहीं तो बाकी जो फसल है बिल्कुल ही कम। अगला पॉइंट है चौथा, सिंचाई। परिभाषा के तौर पे निश्चित अंतराल में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जैसे बात करें सिंचाई की, जल ही जीवन है, जो कि सब जानते हैं, जल ही जीवन है। जिस प्रकार मनुष्यों को पानी की जरूरत होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, जिसके तहत वो क्या कर सके, वृद्धि, जिसके से वो वृद्धि कर सके।
सिंचाई के स्रोत की बात करें, सिंचाई के स्रोत जैसे नलकूप है, कुएं हैं, नहरें हैं, तालाब है, झीलें हैं आदि। क्या आदि कई प्रकार से, जैसे नलकूप है, कुएं है, नहरें हैं, तालाब है और झीलें हैं। किसी भी प्रकार से आप लोग सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत देखा जाए तो यहाँ कुएं और नहरें बहुत ही ज्यादा, कुएं और नहरें, तो कुएं और नहरों का पानी बहुत ज्यादा है। नलकूप की व्यवस्था बिल्कुल ही कम, तालाब की बात करें तो बिल्कुल ही कम, झीलें बिल्कुल ही कम, लेकिन कुएं और नलकूप बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसे सिंचाई की जो आधुनिक विधियां है, सिंचाई की आधुनिक विधियां, पहले जैसे छिड़काव तंत्र, पहली बात करें छिड़काव तंत्र, दूसरी ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र की बात करें तो एक लंबा सा पाइप लगा रहता है जिसके ऊपर एक नोजल लगी रहती है, जिसके ऊपर है नोजल है, पाइप, हाँ हो गया, जिसके तहत क्या लगी रहती है, नोजल है, जो कि लंबा लंबा जो दूर दूर तक पानी दे देती है। क्या कर देती है, लंबे लंबे समय तक है वो पानी को दे देती है। बात करें जैसे ड्रिप तंत्र की, तो ये कहाँ दी जाती है, जो ड्रिप तंत्र की जो विधि है वो केवल बगीचे है, जैसे बगीचे है या कोई पेड़ पौधों में पानी देना है, पेड़ पौधों में पानी देना है। वहाँ क्या होता है, छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र यानी एक नली लगी रहती है पत्ते से, जो कि यहाँ पौधा है, मान लिया यहाँ पौधा है, यहाँ क्या है, पौधे हैं, जैसे ये पौधे खड़े हैं, मान लिया पौधे खड़े हैं, क्या होता है, यहाँ से एक नली गुजारी जाती है जो कि सीधे सीधे जाते हुए यहाँ एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है और यहाँ से लगा के इसमें छेद कर दिया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ और धीरे धीरे से आगे बढ़ जाती है, जिसके तहत पानी बिल्कुल व्यस्त है वो नहीं होता है, बिल्कुल ही पानी है वो खराब नहीं होता, जितनी जरूरत हो उतना ही पानी जाएगा, जितना ही जरूरत हो उतना ही पानी जाएगा। इस फसल की बात करें तो जैसे सरसों की फसल है, अरंडी है, जैसे गेहूं है, धान है, उसमें क्या किया जाता है, जो फव्वारों की सहायता से, जिसको नोजल कहा जाता है, नोजलों की सहायता से वो पानी दिया जाता है, जो कि एक छिड़काव तंत्र होता है। और बात करें ड्रिप तंत्र की, जो बगीचों और पेड़ पौधों में पानी देने के लिए एक पतली सी नली का उपयोग किया जाता है, जिसके छोटे छोटे छेद बने होते हैं, वो क्या है, ड्रिप तंत्र हो गई। अगला पॉइंट है खरपतवार, क्योंकि पांचवा पॉइंट है खरपतवार, और खरपतवार के बारे में आप सभी जानते होंगे, खरपतवार के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, मेरे हिसाब से खरपतवार के बारे में सभी जानते होंगे। खरपतवार, हाँ, जिसको निदान कहते हैं अपनी भाषा में, निदान करना, हाँ, खरपतवार के बारे में सभी जानते होंगे। परिभाषा की बात करें तो फसल उगने के बाद जो प्राकृतिक रूप से अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार जो कि अवांछित पौधे उग जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से उन्हें खरपतवार कहा जाता है। जैसे कि अपन ने गेहूं की खेती कर ली है, यदि गेहूं की खेती कर ली है तो जैसे मान लिया ये एक बड़ा सा खेत है, इसके अंदर अपन ने गेहूं की खेती की है, लेकिन साथ ही साथ है वो बबूल खड़े हो गए, साथ ही साथ है वो बबूल भी खड़े हो गए, जो कि क्या है, खरपतवार। क्या खरपतवार, यही है खरपतवार, जिसको हटाना, इसको
हटाना पड़ता है, जो कि खरपतवार। खरपतवार को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? खरपतवार को हटाने के लिए जैसे हस्तचयन की बात करें, हस्तचयन तो कुदाली है, कुदाली, हाँ। एक परिभाषा और है निराई। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती। निराई कहलाती। खरपतवार को जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो निराई कहलाती। छठा पॉइंट है कटाई। कटाई फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता। कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई की बात करें जैसे मूंगफली, इसको उखाड़ा जाता है। उखाड़ा जाता है। जैसी बात करें धान, इसको दराती से काटा जाता है। किसे? दराती से काटा जाता है, जो कि समतल भूमि, समतल जमीन से। जैसे ये जमीन है, यहाँ बाजरी खड़ी है, यहाँ से काटा जाता है। ऐसे नहीं यहाँ से काटा जाता है। जैसे बात करें सरसों की, तो जहाँ तक उसके जो फली बनी रहती है वहां से काट दिया जाता है। हो गई पहले। लेकिन मूंगफली को क्या हाथों से उखाड़ दिया? हार्वेस्टर। जैसे दराती मतलब दाती हो, हाँ दराती, जो कि हस्त द्वारा। और हार्वेस्टर की बात करें तो ट्रैक्टर के द्वारा। पुराने जमाने में ये विधि नहीं थी, लेकिन अभी आई है, लगभग 5-7 साल हुए। उसके बाद हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू किया, जो कि ट्रैक्टर के द्वारा बाजरा की है, जो धान है, गेहूं है, उसकी कटाई वो शुरू कर दी है। लेकिन पुराने समय में दराती थी, जो कि हाथों के द्वारा ही काटना पड़ता था। वजह से फसल को साफ करना है, फसल को साफ करना। जैसे थ्रेसिंग का मतलब जानते हो ना, थ्रेसर, हाँ। काटी गई फसल को उसके भूसे से, बीजों या दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसे उसके भूसों से बीजों और दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। उसके भूसों से बीजों और दानों को अलग करना क्या कहलाएगा? थ्रेसिंग। लेकिन छोटे किसान है वो ऐसे नहीं करते हैं, जो कि विनोइंग करते हैं, जो कि उसको पीट के हटाते हैं। तो छोटे किसान होते हैं वो उसको पीट के हटाते हैं। अपना लास्ट पॉइंट है भंडारण, जो कि फसल पक जाने से लेकर कटाई के बाद भंडारण करते हैं फसल का, जिसके अंदर किसान है वो सूखे नीम की पत्तियां भी डालते हैं, जो कि खारा होता, जिससे वो क्या है अंदर जीवाणु पैदा नहीं तो जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जैसे बड़ी लट्टे हैं, ऐसे कई प्रकार के जो ऐसे जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, छोटी सी हिल्ली, वो भी गिर जाती है। अपना लास्ट पॉइंट है भंडारण,
जिसको स्टोरेज कहा जाता है, स्टोरेज भंडारण। हाँ, परिभाषा की बात करें, फसल पक जाने से लेकर कटाई तक, फसल पक जाने से लेकर कटाई तक उसे सुरक्षित कर रखना भंडारण कहलाता, भंडारण कहलाता। जैसे यहाँ पे साफ की गई फसल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना भंडारण कहलाता। ये सबसे महत्वपूर्ण शरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण शरण। और करना भी अति आवश्यक है, करना भी अति आवश्यक है। नहीं तो यदि इसमें कुछ चूक हो जाए, यदि इसमें कुछ चूक हो जाए, पूरी फसल है वो अपनी मेहनत है बेकार हो जाएगी, मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। इसके अंदर या तो नीम की पत्तियां डाल दी जाती है या फिर कोई देसी दवाई। हाँ, मेरे हिसाब से नीम की पत्तियां सबसे बेस्ट है, जिसके मनुष्य पे कोई डिफरेंस भी नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे दवाइयाँ की बात करें तो उसमें कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन नीम की पत्तियों के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे बात करें पशुपालन की, जो एक बड़े स्तर पर पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। पशुपालन कहलाता। आज का टॉपिक अपना पूरा हो गया। इसी के साथ अपन मिलेंगे फिर दूसरे टॉपिक के साथ कल।